बीए द्वितीय वर्ष हिंदी द्वितीय पत्र में आज हम भारत एक है निबंध जो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित है, उसमें लेखक के द्वारा भारतवर्ष की एकता इसकी विविधता में छिपी हुई है, इस पर हम विचार करते हैं। इससे पहले हम रामधारी सिंह दिनकर का सामान्य परिचय जानते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ था और इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुई। रामधारी सिंह दिनकर एक प्रमुख लेखक, कवि एवं निबंधकार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। वे छायावादोत्तर कवियों की पहली सीढ़ी के कवि हैं। एक ओर उनकी कविताओं में ओज, विद्रोह, आक्रोश और क्रांति की पुकार है, तो दूसरी ओर कोमल श्रृंगारिक भावनाओं की अभिव्यक्ति है। इन्हीं दो प्रवृत्तियों का चरमोत्कर्ष हमें उनकी कुरुक्षेत्र और उर्वशी नामक कृतियों में मिलता है। रामधारी सिंह दिनकर ने पटना विश्वविद्यालय से इतिहास एवं राजनीति विज्ञान में बीए किया। उन्हें संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी और उर्दू का अगाध ज्ञान था। स्नातक करने के उपरांत वे एक विद्यालय में अध्यापक के रूप में कार्य आरंभ किया। तदुपरांत 1934 से 1947 ईस्वी तक बिहार सरकार की सेवा में वे सब रजिस्ट्रार और प्रचार विभाग के उपनिदेशक पदों पर कार्य किया। 1950 से 1952 तक मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी के विभागाध्यक्ष रहे। भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति के पद पर कार्य किया और उसके बाद भारत सरकार के हिंदी सलाहकार बने। 1952 में जब भारत की प्रथम संसद का निर्माण हुआ तो उन्हें राज्यसभा का सदस्य चुना गया और वे दिल्ली आ गए। सांसद के रूप में उन्होंने 12 वर्ष तक अपनी सेवा दी। उनकी प्रमुख कृतियों में रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, हुंकार, रसबंती, रेणुका, संस्कृत के 4 अध्याय उल्लेखनीय हैं। उन्हें विभिन्न सम्मानों से भी सम्मानित किया गया। 1959 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, जो कि उनकी कृति संस्कृत के 4 अध्याय के लिए दिया गया। 1959 ईस्वी में उन्हें पद्म भूषण से सुशोभित किया गया। 1972 में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, जो उनकी प्रसिद्ध कृति उर्वशी के लिए दिया गया। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं। भारत एक है निबंध के आधार पर हम भारतवर्ष की एकता, इसकी विविधता में छिपी हुई है, पर विचार करते हैं। भारत विशाल देश है, इसकी भौगोलिक सीमाएं भी बहुत दूर दूर तक फैली हुई। प्राकृतिक दृष्टि से भारत 3 भागों में विभक्त है, जैसा कि दिनकर जी ने कहा है। पहला भारत का उत्तरी भाग है, जो हिमालय के दक्षिण से लेकर विंध्याचल के उत्तर तक फैला हुआ है। दूसरा विंध्य से लेकर कृष्णा नदी के उत्तर तक का वह भाग है जिसे हम दक्षिणी प्लेटो कहते हैं। तीसरा दक्षिणी प्लेटो के दक्षिण कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी अंतरीप तक का भाग, जो प्रायद्वीप जैसा है, वो तीसरा भाग है। इस प्रकार दिनकर जी ने प्राकृतिक दृष्टि से भारत को 3 भागों में बांटा है। देश की विशालता के कारण यहाँ पर रहने वाले लोग भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि अलग अलग संप्रदाय तथा अलग अलग रुचियों और भाषा वाले हैं। खान पान एवं पहनावा आदि में भी इनमें विविधता है, परंतु भारत की इतनी विविधता होने के बावजूद भी एकता परिलक्षित होती है। इस एकता को हम विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत विभक्त कर सकते हैं, जो हम देखते हैं। पहला है भारतीय दर्शन एवं साहित्य में समानता। दिनकर जी ने स्पष्ट बताया है कि भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। इस पाठ के रचना काल के समय 14 भाषाएं सरकार द्वारा स्वीकृत थी, जो वर्तमान में 22 है, परंतु इन भाषाओं के भीतर बहने वाली भावधारा एक है।
यहाँ चाहे विविध बोलियों में विचारों एवं कथा वस्तुओं का वर्णन किया जाता है, परंतु उन सभी में समानता है। रामायण और महाभारत सभी के उपजीव्य रहे हैं। दार्शनिक विचार भी चाहे संस्कृत, प्राकृत या आधुनिक आर्य भाषा में व्यक्त किए गए हों, उन सभी में पर्याप्त साम्य है। इसलिए भारतीय जनता की एकता का आधार भारतीय दर्शन और साहित्य है, जो अनेक भाषाओं में लिखे जाने पर भी अंत में जाकर एक ही साबित होते हैं। फारसी को छोड़कर भारत की सभी भाषाओं की लिपियां वर्णमाला भी एक ही है। इस तरह की समानता से यहाँ विविधता में एकता के दर्शन होते हैं। अब दूसरी बिंदु पर विचार करते हैं, संस्कृत एवं सभ्यता की समानता। भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक अनेक मठ मंदिर स्थापित हैं। लोग स्नान पूजा करते हैं, तीर्थ व्रत में विश्वास करते हैं। उत्तर भारत के लोगों का जो स्वभाव है, जीवन को देखने की जो उनकी जो दृष्टि है, वही स्वभाव और वही दृष्टि दक्षिण वालों की भी है। मेले, त्योहार, सांस्कृतिक चिंतन एवं खान पान आदि में भी पर्याप्त समानता है। सब एक ही संस्कृति के अनुयायी हैं और एक ही विरासत के भागीदार हैं। स्वतंत्रता संग्राम में सभी ने एक होकर स्वतंत्रता संग्राम लड़ा और अब एक ही संविधान से हम सब शासित हैं। इस तरह विविधता होते हुए भी इन कारणों में यहाँ एकता स्पष्ट दिखाई देती है। धार्मिक विश्वास एवं आचरण की एकता। भारत में जो बात प्रायः हिंदुओं के लिए कही जाती है, वही मुसलमानों के बारे में भी कही जा सकती है। देश के मुसलमानों में जहाँ धर्म की एकता है, वहाँ वे संस्कृत की दृष्टि से हिंदुओं के बहुत निकट हैं और अनेक सदियों से साथ साथ रहने से सांस्कृतिक समन्वय हो गया है, जिससे अनेक बातों में पर्याप्त समानता दिखाई देती है। इस संबंध में दिनकर का कथन है कि धार्मिक विश्वास की एकता मनुष्यों की सांस्कृतिक एकता को जरूर पुष्ट करती है। इस दृष्टि से एक तरह की एकता तो वह है जो हिंदू समाज, मुस्लिम समाज और पारसी या क्रिस्तानी समाज में भी मिलेगी, लेकिन धर्म के केंद्र के बाहर जो संस्कृत की विशाल परिधि है, उसके भीतर बसने वाले सभी भारतीयों के बीच एक तरह की सांस्कृतिक एकता भी है, जो उन्हें दूसरे देशों के लोगों से अलग करती है। अगला हम विविधता के आधार, भौगोलिक सीमाओं के आधार पर एकता। भौगोलिक दृष्टि से भारत अनेक नदियों, पर्वतों, पठारों एवं क्षेत्रों आदि से कई भागों में विभक्त है, परंतु इसकी बाहरी सीमा एक है। प्राचीन काल में यहाँ के सम्राटों ने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, परंतु उनकी यही इच्छा थी कि इसकी भौगोलिक सीमा खंडित नहीं हो। भले ही पश्चिमोत्तर से कुछ समय के लिए अन्य प्रदेश भी भारत से जुड़े तथा बाहर से इस पर शासन करने का भी प्रयास किया गया, परंतु वह अल्पकाल ही रहा तथा उसमें बादशाहों को सफलता नहीं मिली। इस कारण भारत की पहले वाली भौगोलिक सीमा स्थिर रही, जो कि प्राकृतिक दृष्टि से स्वयं निर्मित हुई और इसे एक इकाई के रूप में आबद्ध करने में सक्षम रही। इस बात से भी भारत की एकता के प्रबल प्रमाण मिल जाते हैं। इस संबंध में दिनकर जी का कथन है कि पहाड़ों और समुद्रों से घिरे हुए इस विशाल देश में जो मौलिक एकता का भाव है, वह हमारे भूगोल की देन है। भीतर से कुछ कुछ बटा हुआ और बाहर से बिल्कुल एक, भारत की यह विशेषता बहुत पुरानी है। इस प्रकार भूगोल ने हमारा बहुत उपकार किया है और हमारी एकता का मार्ग प्रशस्त करने में सहायता पहुंचाई है। अब हम विशिष्ट पहचान के आधार पर एकता पर विचार करते हैं। दिनकर जी ने बताया कि धार्मिक विश्वास, सांस्कृतिक चेतना एवं सभ्यता की समानता होने से भी भारत में पूर्ण एकता दिखाई देती है। दिनकर जी ने लिखा है कि प्रत्येक देश की एक निजी सांस्कृतिक विशेषता होती है और उस देश के प्रत्येक निवासी की चाल ढाल, बातचीत, रहन सहन, खान पान, तौर तरीके और आदतों से टपकती है। चीन से आने वाला विलायत से आने वालों के बीच नहीं छिप सकता, और यद्यपि अफ्रीका के लोग भी काले होते हैं, मगर वे भारतवासियों के बीच नहीं खप सकते। इसी तरह भारतीय हिंदू ही नहीं बल्कि हिंदुस्तानी, क्रिस्तान, पारसी
और मुसलमान भी भारत से बाहर जाने पर आसानी से पहचान लिए जाते हैं कि वे हिंदुस्तानी हैं। सनातन काल से ही भारतीयों की सदा अलग पहचान रही है तथा इस विशेषता के कारण हमारी एकता ही पुष्ट हुई है। समान तरह की आदतें, परंपराओं और विशिष्ट पहचानों के कारण यहाँ विविधता होते हुए भी सदा एकता के दर्शन होते रहते हैं। इसी कारण संसार के देशों में भारत की अलग ही पहचान बनी हुई है। निष्कर्षतः हमारे देश में विविधता के होते हुए भी पूर्णतया एकता विद्यमान है। यह एकता विभिन्न आधारों अथवा समानताओं से परिपुष्ट होती है। वैसे भी प्रकृति ने भारत को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में एक संगठित देश की भौगोलिक सीमा से परिवेष्टित रूप में बनाया है, अतः इसमें सभी आधारों से हमारी एकता पल्लवित होती रही है।